सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूं इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष को टारगेट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इस वीडियो को हमारी संस्थाओं की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए दे रहा हूं, क्योंकि हमारी संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है फंडिंग्स की, ग्रांट्स की, डोनेशंस की। हालांकि हम और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारी एनजीओज को जो एक विशेष पावर मिलती है इनकम टैक्स रिबेट की, यानी कि हम जो ये 12A एटीजी के जो सर्टिफिकेशंस लेते हैं, इन सर्टिफिकेशंस के माध्यम से हम इनकम टैक्स पेयर को जो है छूट दिलवा पाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें और आपको देखने को मिलता है कि हम और आप खुद डायरेक्टली कभी किसी डोनर से, किसी टैक्स पेयर से एज ए डोनर हम उससे डोनेशन नहीं ले पाते हैं। और हमें लगता है शायद ये फील्ड थोड़ा सा और मुश्किल है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टैक्स कैलकुलेशन है ये हमारी और आपकी समझ से परे होती है। इस टैक्स कैलकुलेशन को एक सीए बड़े अच्छे तरीके से समझता है, लेकिन लेकिन मुझे खेद है ये कहने में कि आपका जो सीए है या हमारे जो सीए होते हैं वो नहीं चाहते कि आपको ये जो टैक्स कैलकुलेशन वाला जो फंडा है वो समझ में आए। क्योंकि अगर वो आपने समझ लिया तो आप डायरेक्टली जो टैक्स पेयर है उसे आप समझा देंगे, उससे आप बातचीत करने निकल जाएंगे, उसे आप अपने जो है संस्था में डोनेशन करवाने के लिए आप उसको एग्री कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन जो हमारा और एक टैक्स पेयर के बीच में होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है इस सेक्टर की। और अगर सीए आपको सारी सच्चाई बता देगा तो आप और टैक्स पेयर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे, सीए की जरूरत नहीं होगी। उसके जरूरत ना होने की वजह से जो उसका फायदा होने वाला था उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं कहूंगा कि आज मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको नॉलेज देने जा रहा हूं ये नॉलेज आपको कैसी लगी इस बारे में लिखना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और शेयर करनी है या नहीं करनी है ये फैसला मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। क्योंकि इस वीडियो की जरूरत सिर्फ एनजीओस को नहीं है, इस वीडियो की जरूरत हर टैक्स पेयर को भी है, आपके उस टारगेटेड टैक्स पेयर को भी है जिससे आप चाहते हैं कि शायद यार वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छा टैक्स पे करता है, क्यों ना मैं उससे डोनेशन ले लूं, मैं उसको डोनेशन स्लिप दे दूंगा, उसको कुछ फायदा हो जाएगा, मेरा भी दो पैसे का फायदा हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आपको इस नॉलेज को, इस जानकारी को उन तक पहुंचाना है अथवा नहीं। चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी स्क्रीन पर, जहां मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इस पर्टिकुलर नॉलेज से, इस पर्टिकुलर गेम से मैं आपको रूबरू करा सकूं। क्योंकि इस सेक्टर में आपको इस बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हम और आप आखिर कर क्या रहे हैं। एक्चुअल में जो टैक्स का जो गेम है, जो नहीं चाहता आपका सीए कि आपको पता लगे, ना ही कभी कोई एनजीओ मेंटर इस पर खुल के बात करता है। क्योंकि एक्चुअल में देखिए, मैं भी अगर मैं कहूं कि मैं खुल के आपसे इन पे चीजों पे बात कर रहा हूं, नहीं सर, मैं बिल्कुल इस पे खुल के बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन सीए नहीं हूं। लेकिन जहां तक मैंने इस गुणा भाग को, इस गणित को समझा है, मैं वहां तक आपको समझाने का जरूर प्रयास करूंगा। मैंने इस नॉलेज को, इस जानकारी को जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसको मैंने एक्सपोज वर्ड के साथ क्यों रिलेट किया, मैं आपको उसका जो रीजन है वो आपको जरूर बताना चाहूंगा। ध्यान से मेरी इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप समझ जाएंगे कि आपको टैक्स पेयर्स के पास जाना है टैक्स के लिए, छूट दिलवाने के नाम पर बात करने के लिए, उनसे डोनेशन लेने के लिए, उनसे डोनेशन आप कैसे ले सकते हैं, वो सारी चीज आप खुद पूरा गणित समझ जाएंगे। एक्सपोज वर्ड इस यूज करने का कारण ये था कि सीए कभी भी हमें खुल के नहीं बताता कि ये जो एटीजी के माध्यम से आप डोनर को, टैक्स पेयर को आप जो 50% की छूट दिलवाना चाहते हैं या दे सकते हैं, जिसकी पावर आपको मिली हुई है, उसका एक्चुअल यूज क्या है। वाकई में कितनी टैक्स, कितना
छूट एक टैक्स पेयर को मिलती है, आपको कितना डोनेशन उसे देना पड़ता है, कितना डोनेशन वो आपको दे कि उसका टैक्स माफ हो जाए, है ना, उसको बेनिफिट कैसे मिलता है, वो कभी भी आपको डिटेल में समझाना नहीं चाहेगा, ना आप पूछने की कोशिश करते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी आप किसी सीए के पास जाते हैं, वो आपसे ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करेगा, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं घूम फिर कर यही सीए आपके पास आता है और कहता है कि मैं आपको एक डोनेशन दिलवा देता हूँ एक टैक्स पेयर से, आपको स्लिप देनी होगी और 60 से लेकर 80% अमाउंट वापस भी करना होगा। और हमारी एनजीओ भी सोचते हैं यार ठीक है, एटीजी ले रखा है, वैसे तो कोई डोनेशन आ नहीं रहा, चलो एक काम करते हैं, जो भी है 80-60 वाला ये कंप्लीट कर लेते हैं, ये मुझे 100 रुपये देगा, मैं उसमें से 60 या 80 जो भी हमारा टाई अप होगा, डन होगा, मैं उतना इसको लौटा दूंगा, एक 100 रुपये वाली स्लिप बना कर दे दूंगा, या 100 रुपये मतलब 100 का मतलब जो भी अमाउंट है आपका फिक्स अमाउंट, ठीक है, मैं 100% पे बात कर रहा हूँ। आपने उसको 100% अमाउंट का स्लिप बनाकर दे दिया और उसमें से 60 या 80% रुपए सीए को जो है आपने वापस भी कर दिया। आप भी खुश हो गए कि चलो यार कुछ नहीं तो ना, कहते ना कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है, कि चलो कोई नहीं, एक टैक्स का डाटा जो है, हमें जो 10B फाइल करनी होती है, कल को इनकम टैक्स फाइल में जाएंगे वहाँ एटीजी को रिन्यू करवाने, तो वो भी पूछेगा भैया तुमने कोई टैक्स कोई ग्रांट ली है कि नहीं ली, किसी टैक्स पेयर को आपने डोनेशन में रिबेट दिलवाई कि नहीं दिलवाई है, कम से कम ये जवाब तैयार करने के लिए हमारे पास एक डाटा बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में हम यही गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने कभी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं की, हमने इस कभी खुलकर इस मुद्दे को समझना नहीं चाहा। क्यों नहीं समझना चाहा? ये हमारी गलती है। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं आपको इस मुद्दे को और डीप एंड डाउन ले जाने के लिए, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअल में ये है क्या गेम। हमारे गवर्नमेंट ने कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स बनाए हुए हैं, जैसे 2.5 लाख रुपए तक नो इनकम है ना, जो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है उसमें कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक 5% का टैक्स आपको देना होता है ना। 3 लाख से, सॉरी, 2.5 लाख से 3 लाख तक 5% का टैक्स। 3 लाख से जैसी आपकी इनकम 1 रुपया भी ऊपर हो गई, 5 लाख रुपए तक आपको 5% का टैक्स देना होता है। कुछ केसेस में ये एग्जेम्प्टेड होता है, कुछ केसेस में ये लग जाता है, यानी कि जैसे एग्जेम्प्टेड है ये पर्सनल के लिए, इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स होते हैं ना, और वहीं हमें कंपनी वगैरह की बात करें तो यहां पर इतना टैक्स हमें देना पड़ता है। अब 5 लाख से 6 लाख जैसी हो जाएगा साहब, सीधा का सीधा जो है, कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो भैया जी 20%, पर्सनल की बात करें तो 5% ही है, ठीक है जी। 5-6 लाख से ऊपर हुआ, 6 से 9 लाख में पर्सनल वाले को 10% देना पड़ गया, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर से उनको 20%, है ना। जो भी आप एंटिटी चला रहे हैं, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, तो उस पर जो इनकम हो रही है आपकी उस बिजनेस से, तो हम इस हमें मेन मतलब है ये जो हम टैक्सेबल इनकम्स वगैरह जो लेते हैं, जो हम हायर टैक्सेस पे करते हैं, तो यहां पर हम देखें तो 5 से 20%, 20 से 30%, है ना। तो ये एक स्लॉट चलता आ रहा है, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया है, 6 से 9 लाख का अलग क्राइटेरिया है, 10 से 12 लाख का अलग क्राइटेरिया, 12 से 15 लाख है, 15 लाख से अबव का अलग क्राइटेरिया है। मैं हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल को सेट करके फिर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में टैक्स वाला गेम होता क्या है। अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक उदाहरण मैं आपको देकर चलता हूं। 5 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना है। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, स्लॉट्स में आपको दिखा चुका हूं, बाकी के स्लॉट्स आप गवर्नमेंट की साइड से, आप इनकम टैक्स की साइड से आप चेक कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं 3 स्लॉट्स के। एक स्लॉट वो है जहां पर एक व्यक्ति की या एक बिजनेस की इनकम 5 लाख रुपए तक की है, उसे टैक्स परसेंट 10% टैक्स देना है, यानी कि टोटल टैक्स कितना हुआ, 10% का मतलब है सीधा सीधा 50,000 रुपए उसको टैक्स देना पड़ गया। अब स्लॉट 2 की बात करते हैं। जैसे ही आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई, आप पे स्लॉट 2 लागू हो जाएगा, यानी कि आपको 20% टैक्स देना। मान लीजिए स्लॉट 2 में 20% है और स्लॉट 3 में हमने 30% माना, ठीक है। स्लॉट 2 के अंदर जैसे ही आपने कदम रखा, यानी कि 5 लाख से इनकम आपकी जैसी ज्यादा हुई, आपको 20% टैक्स देना। अब ये नहीं कि आपका जो है 10 लाख की इनकम कर रखी है तो आपने 10 लाख का सीधा सीधा 20% हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप 5 लाख जो अमाउंट था आपका, वहां पर कितना टैक्स लग रहा था, 10%, यानी कि 5 लाख रुपए पर तो 10% टैक्स लग गया, आपका 50,000 तो वो हो गया। अब 5 लाख से ऊपर जो आपने कमा रखा, मान लीजिए आपने 6 लाख कमा रखा, तो वो जो बचा हुआ 1 लाख रुपए है, इसका 20%। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे। तो हमने यहां पर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके इनकम 15 लाख रुपए है, तो पहले 5 लाख पर 10% उसको देना पड़ा, यानी कि 50,000 उसे देना है। दूसरे 5 लाख पर, यानी कि 5 लाख से 10 लाख वाला जो क्राइटेरिया है, वो कहता है कि जी 20% आपके ऊपर टैक्स लागू है। तो 20% टैक्स का मतलब हुआ कि पहले 5 लाख पर 50,000,
और जो दूसरा 5 लाख वाला जो अमाउंट बचा उस पर 20% लागू हो गया। 5 लाख का 20% यानी कि हुआ सीधा 1 लाख रुपए, है ना, 5 दूनी 10, 1 लाख रुपए हुआ। तो 1 लाख ये और 50,000 पहले 5 लाख वाले स्लॉट का, तो टोटल मिलाकर हुआ 1,50,000 रुपए। अगर आप डायरेक्टली 20% काउंट करेंगे इसका 10 लाख का, तो 10 लाख का 20% सीधा सीधा 2 लाख हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, 2 लाख नहीं होता है, 1.5 लाख होता है, क्योंकि पहले 5 लाख पर आपका 50%, सॉरी 10% लागू हुआ है टैक्स, और अगले जो 5 लाख है आपके उस पर आपका 20% लागू हुआ है। तो स्लॉट 2 में आपका कितना अमाउंट बना? 1.5 लाख रुपए। स्लॉट 3 की बात करते हैं। मेरी इनकम है 15 लाख रुपए। एक टैक्स पेयर है यहां पर, आपको दिख रहा होगा एक टैक्स पेयर जिसकी इनकम है 15 लाख रुपए। अब पहले 5 लाख पे उसे देना है 50,000, दूसरे 5 लाख पे 20% वाली स्लॉट 2 की कैटेगरी लागू हो गई, तो कितना देना है उसको? 1.5 लाख। और जैसे ही मैं थर्ड स्लॉट में गया, यानी कि जैसे ही मेरी इनकम, मैंने कहा कि मेरी इनकम तो जी 15 लाख रुपए, तो मेरे ऊपर टैक्स कितना लागू हुआ? 30% का। कैसे? पहले 5 लाख पे 10% हमने जोड़ा, 50,000 रुपए। दूसरे वाला जो 5 लाख का हिस्सा बना, हमने 5-5 लाख के 3 टुकड़े बना दिए, है ना, 5 लाख, फिर 10 लाख वाला जो है 5 लाख मिक्स करके, है ना, सेकंड में फिर 5 लाख मिला के 15 लाख हो जाएगा। तो सेकंड वाले स्लॉट में कितना लगा हमारे ऊपर? 1 लाख रुपए, राइट। तो 1 लाख ये वाला, 50,000 पिछला वाला, 1.5 लाख रुपए यही अमाउंट, ये जो मैंने सिंगल ब्रैकेट में डाला हुआ है। और अब ये जो 5 लाख एक्स्ट्रा बचा आपका, 10 लाख तो हम टैक्स में काउंट कर चुके हैं, अब जो बचे हुए 5 लाख हैं उस पर कितना लगेगा हमारा? 30%। यानी कि 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1.5 लाख रुपए। अब टोटल कर देते हैं साहब। तो टोटल हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो पड़ेगा 50,000 प्लस 1 लाख, प्लस में अब ये वाला जो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि टोटल 3 लाख रुपए का मुझे टैक्स पे करना है। आई थिंक सो मैंने बहुत इजी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। मेरी 15 लाख की इनकम है, मेरे ऊपर टैक्स की लायबिलिटी खड़ी हो गई 3 लाख रुपए की। अब ये जो टैक्स पेयर है ये गया सीए के पास। अब सीए का गणित समझते हैं। टैक्स पेयर ने कहा कि भाई साहब, टैक्स तो मुझे भरना ही पड़ेगा, लेकिन क्या फायदा इतना टैक्स में गवर्नमेंट को दे दूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ बना दो, 2 पैसे का मुझे फायदा हो जाए। सीए ने, भाई सीए तो होते ही है ना, हर एक चीज का जुगाड़, एक रामबाण इलाज होता है इनके पास। अब सीए साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूं आपका। अब 3 लाख जो आपको टैक्स भरना था इसमें से कुछ एडवांस देके चले जाओ, मैं देखूंगा कितना टैक्स में आपका कम करवा सकता हूं। और इसने लाख 1.5 लाख रुपए अपने जो है टैक्स पेयर से ले लिए। मैंने यहाँ पर वैसे जो है एक अमाउंट लिख दिया, भाई 1.25 लाख रुपए इसने ले लिए, मुझे कुछ कागज आगज बनवाने। ठीक है, टैक्स पेयर देकर चला गया। ठीक है जी, ये मेरे बिल विल रहे, आप मेरी जो है काम स्टार्ट करो और देखना सर कुछ टैक्स बच जाए तो। अब सीए साहब ने बुलाया हमारी किसी एनजीओ को। अब उसने कहा भाई मैं लाख 1.5 लाख रुपए आपको डोनेशन दिलवा देता हूँ, शर्त यह है कि 60 से 80% आपको वापस करना पड़ेगा। हमारा एनजीओ वाला बोलता है कि चलो यार कोई नहीं, ये 1280G करवा रखा, किसी काम तो आएगा। ठीक है, और इस बहाने एक डोनर का डाटा हो गया उसके पास। डील लॉक हो गई साहब। अब डील लॉक हो गई, चाहे वो 60% पे हुई हो, चाहे वो 80% पे हुई हो। अब हुआ क्या? सीए ने आपको 1 लाख रुपए का, 1,20,000 रुपए का डोनेशन दे दिया, और आपसे उसके बदले में क्या ले लिया? डोनेशन की रिसिप्ट ले ली, 80G वाली। और साथ में आपसे जो भी अमाउंट था वो, चाहे वो, अगर वो जो है 60% पे आपकी डील लॉक हुई थी तो सीधा सीधा 96,000 रुपए आपसे ले लिया सीए ने, है ना। और अगर आपकी डील 80% पे लॉक हुई थी तो भैया जी जो है 72,000 रुपए उसने आपसे ले लिए। 20% जो है जो है 72,000 रुपए। तो अब हुआ क्या? 20% आपके पास बचा है। अगर 20% आपके पास बच रहा था तो आपके पास 1,20,000 का सीधा सीधा 20% अगर हम बात करें 24,000 रुपये बचा। और अगर आपकी डील 40% पे लॉक हुई थी तो आपने 48,000 रुपये कमा लिए। आपने सोचा ठीक है यार, 48,000 रुपये, 24 से लेकर 48,000 रुपये का आपका काम हो गया, कोई नहीं, कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा है। और सीए साहब ने सीधे 72,000 रुपये से लेकर 96,000 रुपये की इनकम कर ली, सिर्फ इस नाम की कि आपको आज तक नहीं कोई सीए बताएगा कि एक्चुअल में ये टैक्स वाला गेम क्या होता है। गवर्नमेंट ने अगर आपको ये 80G दे रखा है और इससे टैक्स में छूट मिलती है, तो कोई ना कोई तो इसका बेनिफिट होगा, है ना। लेकिन कोई आपसे बताना नहीं चाहता, कोई खुल के बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर आपको खुल के सारा गेम पता लग गया तो साहब ये जो 72 से 96,000 रुपए की कमाई हो रही है ना सीए की, ये बंद हो जाएगी। अब हुआ क्या? आपसे वो जो 1,20,000 रुपए की सीए साहब ने स्लिप ले ली है और अपनी जेब में 72 से लेकर 96,000 रुपए जो अपनी जेब में डालकर बैठ चुके हैं। अब ये बैठते हैं उस टैक्स पेयर की टैक्स ऑडिट फाइल करने के लिए।
अब इस गेम को थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमारा डोनेशन अमाउंट कितना है? 1,20,000 रुपए। हमारा डोनेशन अमाउंट 1,20,000, इसलिए हमारी जो डोनर का जो इनकम टैक्स की क्राइटेरिया है वो कौन से स्लॉट में जा रही है? देखिए, 1,20,000 का डोनेशन है, ये कौन से क्राइटेरिया में आता है? 1,20,000 का डोनेशन कब बनता है एक टैक्स पेयर के ऊपर? यहां पर थोड़ा सा हम वापस आ रहे हैं अपने इस स्लॉट पर, राइट? तो यहां पर देखिएगा, 1,20,000 रुपए, यानी कि देखिए यहां पर 10 लाख से ऊपर, 10 से 15 लाख वाले स्लॉट, स्लॉट 3 में अगर कोई व्यक्ति था, इस कैटेगरी के अंदर था, तो उसको 1,50,000 रुपए अमाउंट बन रहा था उसका, है ना? स्लॉट 2 में कितना बन रहा था? 1 लाख। स्लॉट 1 में कितना बन रहा था? 50,000। स्लॉट 1 में टैक्स अमाउंट था 50,000, स्लॉट 2 में टैक्स अमाउंट है 1 लाख, और स्लॉट 3 में अमाउंट है 1,50,000। स्लॉट, हमने जो अमाउंट दिया, हमने जो डोनेशन दिया वो है 1,20,000, तो कौन सी कैटेगरी में आया? स्लॉट 3 वाली कैटेगरी में, राइट? समझना, अगर मेरा डोनेशन कितना होता? 1 लाख रुपए होता, केवल 1 लाख रुपए होता, तो मैं कौन सी कैटेगरी में जाता? क्योंकि 1 लाख का टैक्स कहां पर बन रहा है हमारा? स्लॉट 2 में, है ना? तो मेरे ऊपर स्लॉट 2 लागू होता। ठीक है, आई थिंक सो ये बात आप समझ गए होंगे। मैं अब आगे चलता हूं वापिस। अब सीए साहब ने जो कैलकुलेशन ली है, वो कैलकुलेशन क्या कहती है कि आपसे 1,20,000 रुपए की जो स्लिप उनके पास है, उसके अनुसार डोनर का जो क्राइटेरिया स्लॉट तय हुआ वो हुआ स्लॉट 3। अब स्लॉट 3 पर जो क्राइटेरिया तय हुआ यहां पर, यानी कि स्लॉट 3 के अंदर जो भी मेरी टैक्सेबल इनकम है, एक टैक्स पेयर की जो टैक्सेबल इनकम है, उस पर सीधा सीधा जो है मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी है? 15 लाख। मैंने बताया था आपको, डोनर एक जो हमारा टैक्स पेयर है उसकी इनकम है 15 लाख रुपए। उस पर 50% का टैक्स डिडक्शन लागू हो गया, यानी कि टैक्सेबल इनकम का 50% रिबेट चला गया। अब टैक्सेबल इनकम हमारी जो है वो है 15 लाख रुपए। 50% अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, तो अब मेरी टैक्सेबल, यानी कि उस टैक्स पेयर की टैक्सेबल इनकम कितनी रह जाएगी? 7.5 लाख रुपए। समझिएगा, छूट किस पे मिली हमें? टैक्सेबल इनकम पर। ऐसा नहीं कि आपने 1,20,000 का डोनेशन दिया तो 50% छूट का मतलब है 60,000 आपके माफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपकी टैक्सेबल इनकम पर 50% की रिबेट लागू हो जाती है। टैक्सेबल इनकम थी मेरी 15 लाख रुपए, उस पर 50% की रिबेट लागू हो गई। अब मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी बच गई? भाई 1,50,000 रुपए तो मेरी माफ हो गई। 1,50,000 अगर मेरी, सॉरी, 50% मेरी माफ हो गई, तो 15 लाख का 50% कितना हुआ? 7.5 लाख रुपए। अब 7.5 लाख रुपए मेरी जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्स के दायरे से बाहर हो गई उस स्लिप से। अब मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम बची वो बची मात्र 7.5 लाख। 7.5 लाख मेरी माफ हो गई उस स्लिप की वजह से। 7.5 लाख पे मुझे टैक्स देना है। चलो जी, कैलकुलेट कर देते हैं। पहले 5 लाख पे टैक्स कितना था? वही 10%, 50,000 रुपए, ये टैक्स हो गया। 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना टैक्स लागू हो रहा था? 20%। अब 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो मेरा तो 7.5 लाख है, यानी कि 5 लाख पे मैं 10% दे रहा हूं, बचे हुए 2.5 लाख पे कितना दूंगा? 20%। तो मेरा टैक्स कितना हुआ? 2.5 लाख पे 20% का मतलब है 25 दूनी 50, यानी कि 50,000 यहां हो गया। स्लॉट 1 का 50,000 और स्लॉट 2 का 50,000 टैक्स, टोटल मिलाकर टोटल टैक्स कितना हुआ मेरा? 1 लाख रुपए, जो मुझे अब गवर्नमेंट को पे करना है। बन गई टैक्स की फाइल। अब सीए साहब ने बुलाया टैक्स पेयर को और कह दिया, जी मैंने आपकी टैक्स फाइल कर दी है और आपको 1 लाख रुपए का टैक्स भरना है। अब जो टैक्स पेयर, उसने सोचा यार 1,20,000 सीए साहब ने ले लिए थे, 1 लाख टैक्स भर दूंगा, हो गए टोटल 2,20,000 रुपए। कहा मुझे 3 लाख भरना था, 80,000 मुझे बच गए, है ना? टैक्स पेयर को सिर्फ अपनी इनकम पता है कि 80,000 मेरे पास बचे हैं। उसे ये नहीं पता कि सीए साहब ने भी उस डोनेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्लिप उनको बनवा के दी है, वहां से 72 से लेकर और 96 लाख रुपए, 96,000 रुपए वहां से कमा रखे हैं। सीए खुश, क्योंकि 72 से लेकर 96,000 रुपए कमा चुका है, यानी कि 20% से लेकर 40% वाला जो हिस्सा था आपका 1,20,000 का डोनेशन का, है ना? वो ये ले चुका आपसे, है। यहां इसकी इनकम होगी, टैक्स पेयर को ये पता लग गया, हाँ जी मेरे 80,000 बच गए, वो भी खुश। और रही बात एनजीओ की, तो साहब एनजीओ की हालत तो कुछ ऐसी है। अरे यार, वो सीए साहब बड़े बढ़िया आदमी थे। सोच रहा था कि बैठे बैठे 40,000 का या 24,000 से लेकर 48,000 का जो भी उसने काम दिया आपको, यार इतने मेरा बेनिफिट करवा दिया, एक काम करता हूँ, अपने अपने जो ऑडिट वॉडिट है ना, वो सारी उन्हीं सीए सब करवा लेता हूँ। उनको एक ग्राहक और मिल गया, एक बेवकूफ और मिल गया आपकी तरह। और आप उसके पास इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप भी जब वहां से काम कर रहे हैं, जब बिना जानकारी के सीए साहब ने आपको 24,000 रुपए से लेके जो भी आपका अमाउंट बना था 20 से 40% वाला, उतने का फायदा दिया है। जब आप उनके रूटीन ग्राहक बन जाएंगे तो हो सकता है एक दो पेज और बिड़वा देंगे साल भर के अंदर।
आई थिंक सो इस मुद्दे पर इससे ज्यादा डिटेल में बात नहीं हो सकती। और अभी भी अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो जागो ग्राहक जागो। आप संस्था संचालक हैं, आपके पास एटीजी की अगर पावर है, आपके पास एटीजी सर्टिफिकेशन है, तो बिल्कुल आप गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के टैक्स पेयर्स हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। इनसे आप जाइए। अगर इनको आपकी कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप मेरी वीडियो का रेफरेंस इनको दीजिए। ठीक है। तो ये जो बीच में सीए साहब 90,000 रुपये या 74,000 रुपये, 96,000 रुपये जो कमा रहे थे, है ना, ये डायरेक्टली एक टैक्स पेयर को बच सकता है अगर आप वही 60-40 वाला काम कर रहे हैं। तो हालांकि मैं किसकी सलाह नहीं देता हूं गलत काम करने की, जेन्युइन मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जेन्युइनली उसको भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, है ना, और उतना ही अच्छा बेनिफिट आपको भी मिल जाएगा। तो आपके पास डोनर्स की कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी है जानकारी की, नॉलेज की। तो अपनी नॉलेज को ऐसे ही अपग्रेड करते रहिएगा। और ऐसे भी बहुत सारे सीए या सो कॉल्ड आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं जिन्होंने आपके 12A ATG को पास करवाने के लिए आपसे 80,000, 60,000 और 1 लाख रुपए लिए हैं परमानेंट 12ATG के। अगर आप चाहते हैं कि उस वाले स्कैम को भी मैं एक्सपोज करूं, या उस पूरे फंडे को मैं एक बार आपके साथ डिस्कस करूं कि एक्चुअल वो फंडा है क्या, किसी भी 12A ATG को परमानेंट करवाने के लिए कोई 60,000, 50,000, 1 लाख रुपए रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। एक्चुअल वो पैसा कैसे घूमता है, कैसे घुमाया जाता है इन सो कॉल्ड जो है एनजीओ कंसल्टेंट के माध्यम से, या ऐसे हम आपके, अगर आपके पास भी ऐसा कोई सीए है जो आपसे कहता है कि परमानेंट 12A ATG करवाने के 1 लाख लगने हैं, 50,000 लगने हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस गेम को भी मैं थोड़ा सा एक्सपोज कर सकूं। उम्मीद करता हूं कि आज जानकारी जो आपके साथ शेयर की गई है, साझा की गई है, ये आपको पसंद आई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस आगामी नए वर्ष के दौरान मैं आपके साथ 7 दिन लगातार कुछ 7 नई टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिन टिप्स के माध्यम से आप थ्रू आउट द ईयर फंड रेजिंग कर सकते हैं। आपकी संस्था के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आपके पास फंड्स की कोई कमी नहीं होगी। सिर्फ आपको वो जो 7 नियम बताए जाएंगे, जो तरीके बताए जाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट जरूर करना पड़ेगा। और मैं तो ये कह ही रहा हूं कि अभी तक आप संस्था चलाते आ रहे थे, आपको साल, 2 साल, 3 साल जो भी हो चुके हैं, वहां पर होगा ज्यादा से ज्यादा क्या 1 साल और जुड़ जाएगा। लेकिन वो वैसे भी जुड़ना है, वो वैसे भी जुड़ना है। ठीक है। या तो आप ग्रांट और फंड के चक्कर में किसी जो है गलत जगह फंसकर अपना नुकसान कर बैठेंगे। और अगर आपने किसी को पैसा नहीं देने की कसम खा रखी है, तो भाई साहब 1 साल आपका जब 3 साल या 4 साल या 5 साल निकल गए, तो वहां 1 साल और निकल जाना है। तो कोई बुराई नहीं है अगर आप इन 7 नियमों का इस साल पालन कर ले तो। क्योंकि अगर ये 7 नियम, क्योंकि आज तक हमने जिस भी जानकारी को आप तक साझा किया उसको पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं और उसके बाद उसको साझा करते हैं उसके बेस्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स को लेकर, है ना। तो ये 7 नियम अगर आपने अपनी संस्था के अंदर लागू कर दिए तो 1 साल के अंदर आपको बहुत शानदार प्रॉफिट या शानदार एक आप एक अपना एक सोशल एंटरप्रेन्योर आप खड़ा कर पाएंगे। आपके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, आपकी इस एनजीओ में एक स्टेबिलिटी आएगी 1 साल के अंदर। तो वो आप खुद महसूस करेंगे। आपके ऊपर इच्छा है, आपके ऊपर मैं फैसला छोड़ता हूं कि आपको उन नियमों को या वो जो जानकारियां आपके साथ जो जो ट्रिक्स और टिप्स शेयर की जाएंगी वो अपने ऊपर अपनी संस्था के अंदर आप लागू करते हैं या नहीं करते हैं। मेरा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, और आगे आपकी संस्था में आपको क्या करना है इसका फैसला आपके ऊपर, आपके सर्वाधिकार में सुरक्षित है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।